नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रुद्र आईएएस एकेडमी। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस सेगमेंट में, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूजीसी नेट के लिए जो दोस्तों आर्कियोलॉजी का पेपर होता है दोस्तों, उसके बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जितने भी इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट दोस्तों, तो उनके बारे में ब्रीफ हिस्ट्री दोस्तों हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों, एक अलग से सेशन हम लोग लेंगे जिसमें कि हम लोग ब्रॉड सीक्वेंस में हम लोग एक एक आर्कियोलॉजिकल साइट्स जो है दोस्तों उसको कवरअप करने वाले हैं दोस्तों। लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही ब्रीफली जो भी इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, जिनके बुलेट पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं, उनको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो ऐसे ही टॉपिक वाइज वीडियोस के दोस्तों आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि दोस्तों आपके पास वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, आज की जो सबसे पहली आर्कियोलॉजिकल साइट दोस्तों वो है अरिकामेडु। अरिकामेडु इज वेल नोन आर्कियोलॉजिकल साइट। दोस्तों, जो अरिकामेडु का हमको एंशिएंट नाम मिलता है, पहले जो दोस्तों प्राचीन समय में उसको हम लोग जिस नाम से जानते हैं, इट इज नोन एज पोडिके। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है, मे बी ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में मिल जाए कि विच साइट इज नोन एज पोडिको एज वेल। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, पोडिको जो साइट दोस्तों इसको अरिकामेडु को ही कहा जाता था। एंड दोस्तों, ये जो अरिकामेडु साइट है, इट इज डिस्कवर्ड बाय जेवो डुब्रियल विच इज अ फ्रांसीसी आर्कियोलॉजिस्ट, जो कि फ्रांसीसी पुरातत्वविद थे, जेवो डुब्रियल दोस्तों। और ये साइट जो है ये डिस्कवर की गई थी 1937 में। तो हम लोगों ने क्या क्या जाना कि अरिकामेडु साइट इज डिस्कवर्ड बाय द जेवो डुब्रियल इन 1937 एंड जेवो डुब्रियल इज अ फ्रांसीसी आर्कियोलॉजिस्ट। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ध्यान रहे, डिस्कवर करना, खोज करना अलग होता है, उत्खनन करता अर्थात एक्सकेवेटर अलग होता है। सो डोंट कंफ्यूज, जस्ट लुक एट एंड फोकस्ड ऑन दैट एंड मेमोराइज्ड इट। दोस्तों, यदि बात करें वहीं पर उत्खनन की कि हु इज द एक्सकेवेटर ऑफ अरिकामेडु, तो मेनली दोस्तों अरिकामेडु पे कई सारे एक्सकेवेटर ने काम किया है, आर्कियोलॉजिस्ट ने काम किया है। मेनली जो आपको मेमोराइज्ड करना है वो ध्यान में रखना है मार्टिमर व्हीलर को। जी दोस्तों, मार्टिमर व्हीलर को, जिन्होंने दोस्तों 1945 में अरिकामेडु का क्या किया था दोस्तों, इन्होंने एक्सकेवेशन किया था। ध्यान रखिएगा, कब किया था, ईयर ध्यान रखना है 1945। एंड किसने किया था, मार्टिमर व्हीलर ने। एंड वन मोर थिंग दोस्तों कि अरिकामेडु जो है यह स्थित कहाँ पर है, तो दोस्तों ये जो अरिकामेडु है ये भारत के पौंडीचेरी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों, भारत के पौंडीचेरी में दोस्तों ये आपका अरिकामेडु स्थित है। वहीं पर बात करें दोस्तों कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट एविडेंसेस यहाँ से हमको देखने को मिलते हैं दोस्तों, यदि हम देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर हमको अरिकामेडु फेमस है, खास कर आप देखेंगे तो इंडियन और रोमन ट्रेडिंग को लेके, अर्थात भारत और रोम व्यापार का जो दोस्तों हमको साक्ष्य मिलता है भारत के किस पुरा स्थल से दोस्तों, तो आप जाएंगे सीधे सीधे तौर पे अरिकामेडु। तो इंडियन रोमन ट्रेड का जो एविडेंस मिला है दोस्तों, उससे भी जो रिलेटेड जो भी एविडेंस मिले हैं वो हमें इसी अरिकामेडु से मिले हैं। और इसी कंडीशन में, इसी सिचुएशन में दोस्तों हमको इंडो रोमन ट्रेड के बेसिस पे जो हमको यहाँ पे जो मृदभांड मिले हैं उनसे ये देखने से पता चलता है कि इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद द रोमन एम्पायर। जैसे कि दोस्तों हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो भी ये एरेटाइन वेयर है, एम्फोरा वेयर है, चक्रांकित मृदभांड है, जिसको हम लोग रोलेटेड वेयर भी बोलते हैं, ये सभी इंडियन कॉन्टेक्स्ट में नहीं बनते थे। ये मेनली इनका निर्माण किया जाता था आपके रोमन एम्पायर में, रोमन कंट्री में। तो दोस्तों लेकिन ये पाए जा रहे हैं अरिकामेडु में, तो ये हमें क्या दर्शाते हैं, क्या बताते हैं कि इनका कहीं ना कहीं बाई ट्रेड के माध्यम से कनेक्शन था इंडियन के द्वारा। तो आपको ध्यान रखना है, कभी कभी पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अरिकामेडु में मृदभांड का प्रकार नहीं पाया गया। तो यदि आपको पता होगा कि क्या क्या पाया गया है, तभी आप इसको कर सकते हैं। तो वो कौन कौन से भाग है, कौन कौन से मृदभांड है, तो वो है एरेटाइन मृदभांड, एम्फोरा मृदभांड और चक्रांकित मृदभांड, जिसे हम लोग रोलेटेड मृदभांड के नाम से भी जानते हैं। एम्फोरा क्या होता था, तो आप लोगों ने देखा होगा एक आकृति होती थी जिसके किनारे किनारे क्या लगे होते थे, हत्थे लगे होते थे, जिसमें ऐसा माना जाता था कि इसका निर्माण किया गया था किसके लिए,
कोई तरल पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए। खासकर पूछा जाता है कि एम्फोरा मृदभांड की प्राप्ति इंडिया में किस आर्कियोलॉजिकल साइट से की गई है, तो इट इज फाउंड इन द अरिकामेडू आर्कियोलॉजिकल साइट। तो इन मृदभांडों के अलावा, इन मिट्टी के बर्तनों के अलावा हमको क्या क्या मिले हैं, तो जो रोमन प्रकार के दीपक हैं, दिए हैं, वो हमको प्राप्त हुए हैं। कांच के कटोरे की प्राप्ति अरिकामेडू से हुई है। साथ में दोस्तों कुछ मनके मिले हैं और कुछ लोग इसको सिक्का कहते हैं। तो डोंट कंफ्यूज, यदि ये भी पूछेगा कि रोमन शासक का मुद्रा हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो भी ध्यान रखिएगा ये अरिकामेडू से प्राप्त हुआ है। वहीं पर यदि पूछेगा कि रोमन शासक का जो मनका है जिस पर रोमन शासक ऑगस्टस की आकृति है, यह कहाँ से मिली है, यह अरिकामेडू से मिली। तो क्वेश्चन कैसे भी घुमा के पीछे आपको ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन ऐसे भी घुमा के पूछ सकता है कि अरिकामेडू से मिले जो मनके हैं या फिर मुद्राएं हैं, उन पर किस रोमन शासक का अंकन हमको देखने को मिलता है। तो यू हैव टू मेमोराइज इट या यू हैव टू रीड इट कि यह है रोमन शासक ऑगस्टस का। किसका है? ऑगस्टस का है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो ये तो हो गई मोटे मोटे तौर पे बात अरिकामेडू आर्कियोलॉजिकल साइट की। अब जो अगली आर्कियोलॉजिकल साइट दोस्तों वो है ब्रह्मगिरी, एंड ब्रह्मगिरी इज वेल नोन एंड द फेमस आर्कियोलॉजिकल साइट एंड इट इज सिचुएटेड इन द चित्तल दुर्ग एंड आल्सो इज नोन एज चित्रदुर्ग विच इज सिचुएटेड इन कर्नाटका स्टेट। तो कर्नाटक राज्य के जो चित्तल दुर्ग, जिसे चित्रदुर्ग के नाम से भी जानते हैं, वहां पर आपका स्थित है। ये क्या है दोस्तों? ब्रह्मगिरी आपका जो आर्कियोलॉजिकल साइट है वो स्थित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपका पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि जो ब्रह्मगिरी साइट है ये किसके द्वारा एक्सकेवेट की गई। लेकिन यहाँ पे दो प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं। फर्स्टली कि यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल एक्सकेवेशन किसने किया, जिसको हम लोग परीक्षण उत्खनन बोलते हैं, परीक्षणात्मक उत्खनन बोलते हैं। और दूसरा, किसने विस्तृत उत्खनन किया। तो यदि सिंपल पूछेगा कि उत्खनन किसने किया तो आपका अलग होगा, यदि परीक्षणात्मक उत्खनन पूछेगा तो अलग होगा। तो आपको ये चीजें ध्यान में रखनी होंगी कि पूछना क्या चाहता है। तो यदि वहां पर एक्सपेरिमेंटल एक्सकेवेशन पूछेगा, परीक्षणात्मक उत्खनन पूछेगा, तो ये किया गया था 1942 में एमएच कृष्णन के द्वारा। किसके द्वारा किया गया? एमएच कृष्णन के द्वारा 1942 में किया गया। वहीं पर पहली बार ब्रॉड एस्पेक्ट में जो एक्सकेवेशन किया गया वो किया गया मार्टिमर व्हीलर के द्वारा, जो कि 1947 में किया गया। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपके एग्जाम में जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपका यही आपके एग्जाम में आएगा, मार्टिमर व्हीलर का, एंड इट इज एक्सकेवेटेड इन 1947। ईयर ध्यान रखिएगा, ईयर भी पूछा जाता है आपके एग्जाम में। तो 1947 में मार्टिमर व्हीलर के द्वारा यहाँ पे ब्रॉड एस्पेक्ट में क्या किया गया था? एक्सकेवेशन किया था। कब किया गया था? 1947। उसके अलावा मार्टिमर व्हीलर के अलावा भी कई अन्य आर्कियोलॉजिस्ट ने यहाँ पे समय समय पर एक्सकेवेशन किया है, एज लाइक बीबी लाल, A.H. दानी, V.D. शर्मा एंड D.K. थापर आल्सो इज एक्सकेवेटेड दिस साइट। बीबी लाल ने भी कई सारे एक्सकेवेटेड किए हैं साइट को, जिसमें श्रृंगवेरपुर है, हस्तिनापुर है, कई सारे साइट जिन्होंने एक्सकेवेट किए हैं। और उन्होंने भी दोस्तों ब्रह्मगिरी का भी एक्सकेवेशन किया है। अब बात करें कि ब्रह्मगिरी से हमको कौन कौन से कल्चरल सिग्निफिकेंस देखने को मिलते हैं, अर्थात कौन कौन से संस्कृति के प्रमाण मिलते हैं। मतलब कौन कौन से जो कालखंड है इस ब्रह्मगिरी के पुरास्थल पर बसे हुए थे, कौन कौन से कालखंड के प्रमाण हमको यहाँ से देखने को मिलते हैं। यदि बात करें तो सबसे पहले हमको देखने को मिलेगा दोस्तों नवपाषाणिक संस्कृति, विच इज नोन एज नियोलिथिक पीरियड। नियोलिथिक पीरियड के बाद जो दूसरा यहाँ पे कल्चरल सिग्निफिकेंस मिलता है वो मिलता है मेगालिथिक पीरियड का, जिसे हम लोग महापाषाण काल कह लें या फिर बृहद पाषाण काल कह लें, बोथ आर सेम। तो महापाषाण कह लें, बृहद पाषाण कह लें, नियोलिथिक के बाद ये सेकेंड कल्चर यहाँ पे स्टैब्लिश हुआ था। एंड लास्ट कल्चर जो हुआ था दोस्तों ये हुआ था आंध्र सातवाहन संस्कृति। सातवाहन साम्राज्य का नाम सुना होगा दोस्तों। एंड ये जो सातवाहन संस्कृति दोस्तों ये इसकी तीसरी कल्चरल सिग्निफिकेंस के रूप में हमको मिलती है। तो आपने क्या जाना कि जो ब्रह्मगिरी है ये 3 कल्चरल डिपॉजिट का लेयर है यहाँ पे मिलता है, जिसमें नियोलिथिक पीरियड, मेगालिथिक पीरियड एंड आंध्र सातवाहन पीरियड यहाँ पे इसका कल्चरल सिग्निफिकेंस हमको देखने को मिलता है। तो आपको कभी कभी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करने को दे देगा, तो आपको ध्यान रखना है कि कैसे कैसे इसमें कौन कौन से कल्चरल डिपॉजिट, सांस्कृतिक अनुक्रम हमको देखने को मिलते हैं। तो नवपाषाण काल, फिर बृहद पाषाण काल, इसको हम लोग महापाषाण काल भी बोलते हैं, और आंध्र पाषाण काल।
तो दोस्तों इस प्रकार से हमने जाना ब्रह्मगिरी के कुछ बारे में इंपॉर्टेंट चीजें। अब आते हैं दोस्तों, जानते हैं चिरांद साइट, बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है चिरांद। एंड जो चिरांद साइट है दोस्तों, ये सिचुएटेड है इन बिहार स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट इन सारण। तो बिहार राज्य के सारण डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों आपका ये जो चिरांद आर्कियोलॉजिकल साइट है वो क्या है, सिचुएटेड है। और दोस्तों ये जो चिरांद साइट है ये कौन से पीरियड का है, कौन से काल का है, तो इट इज अ नियोलिथिक पीरियड का आपका ये साइट है। नवपाषाणिक काल की है संस्कृति है, यहाँ से हमको नवपाषाणिक काल के नियोलिथिक पीरियड के हमको एविडेंस यहाँ से देखने को मिलते हैं। अच्छा, फेमस क्यों है, इसका उत्खनन कौन किया, तो जो चिरांद साइट है इट इज एक्सकेवेटेड बाय द बिहार आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो बिहार सर्कल है उसके द्वारा दोस्तों आपका किया गया। कब किया गया, 1962 टू 1963 के बीच में दोस्तों ये जो चिरांद साइट है ये एक्सकेवेट किया गया। किसके द्वारा, तो एएसआई के बिहार सर्कल के द्वारा। एंड सेकेंड, जो पटना यूनिवर्सिटी है दोस्तों, पटना यूनिवर्सिटी ने भी यहाँ पर चिरांद जो साइट है यहाँ पर एक्सकेवेशन का काम किया है। तो बोथ दो हैं, कौन कौन, बिहार पुरातत्व विभाग और दूसरा पटना विश्वविद्यालय। अब बात करें यहाँ पे कौन कौन से इंपॉर्टेंट एविडेंस मिलते हैं, तो यहाँ पर हमको कुल 4 प्रकार के मृद भांडों के अवशेष देखने को मिलते हैं। कौन कौन से हैं भाई, मृद भांड का मतलब मिट्टी के बने हुए बर्तन, मृद का मतलब मिट्टी, भांड का मतलब होता है बर्तन, तो मिट्टी के बने हुए बर्तनों को मृद भांड बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमको रेडवेयर मिलता है जिसको हम लोग लाल मृद भांड बोलते हैं। हल्का अर्थात लाइट एंड डार्क ग्रेवेयर मिलता है जिसको हम लोग हल्के एवं गाढ़े धूसर मृद भांड के नाम से जानते हैं। और दोस्तों ब्लैक वेयर मिलता है जिसे हम लोग काले मृद भांड के नाम से जानते हैं। एंड ब्लैक एंड रेड वेयर मिलता है जिसे हम लोग BRW के नाम से जानते हैं। तो ये जो 4 टाइप्स हैं मृद भांडों के, इट इज फाउंड इन द आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ चिरांद। वहीं बात करें इसकी डेटिंग क्या निकाली गई है, तो C14 जो डेटिंग है दोस्तों कार्बन की, कार्बन डेटिंग जिसको हम लोग बोलते हैं, तो C14 डेटिंग के द्वारा इसकी जो टाइम पीरियड, टाइम ब्रैकेट मिलता है वो मिलता है 1800 से 1200 ईसा पूर्व के बीच में। तो आपको ये भी ध्यान में रखने होंगे। तो ये तो हो गई दोस्तों बात आर्कियोलॉजिकल साइट चिरांद की। अब बात करेंगे दोस्तों वेल नोन एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट फेमस साइट जो वाराणसी का है, जिसे हम लोग राजघाट के नाम से जानते हैं, जो कि कहाँ पर स्थित है, उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में। एंड इट इज फर्स्टली एक्सपेरिमेंटली एक्सकेवेटेड बाय श्री कृष्ण देव के द्वारा दोस्तों इसका पहला परीक्षणात्मक उत्खनन किया गया, एक्सपेरिमेंटल एक्सकेवेशन किया गया। वहीं पर पूछेगा कि जो मेनली ब्रॉड एस्पेक्ट में विस्तृत उत्खनन किसने किया, तो यह किया है AK नारायण सर ने। किसने किया है, AK नारायण सर के द्वारा दोस्तों जो राजघाट है इसको एक्सकेवेट किया गया। मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्वेश्चन क्या पूछेगा ये इंपॉर्टेंट है। यदि क्वेश्चन पूछेगा कि राजघाट का परीक्षणात्मक उत्खनन किसने किया, एक्सपेरिमेंटल एक्सकेवेशन किसने किया, तो इट इज डन बाय श्री कृष्ण देव। एंड जब पूछेगा कि सीधे कि राजघाट का उत्खनन किसने किया है या निम्नलिखित में से कौन राजघाट के उत्खनन करता है, तो AK नारायण है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे आप सभी। अगला है कि भाई देखिए जो राजघाट है यहाँ से हमको 3 प्रकार के मृद भांडों की प्राप्ति होती है। 3 टाइप्स ऑफ वर्कवेयर इज फाउंड एज लाइक NDPW नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, PGW पेंटेड ग्रे वेयर एंड RW अर्थात रेड वेयर, मतलब उत्तर कृष्ण परिमार्जित मृद भांड, धूसर चित्रित मृद भांड और आपका RW अर्थात लाल मृद भांड। तो यह जो 3 प्रकार हैं यह आपको कहां से मिलने के देखते हैं, राजघाट से मिलने के। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मृद भांड कहां से मिला है भाई, तो आपको ये चीज ध्यान में रखना होगा। ठीक है, अब बात करें वहीं पर दोस्तों कि यहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीलिंग मिली है, मुहर मिली है, जिसपे क्या लिखा गया है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। देखिए इस कोटेशन को देके पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से यह कहाँ से, इसकी प्राप्ति, इस मुहर की प्राप्ति कहाँ से हुई है, तो वो क्या मिलता है कि वाराणस्य स्थानाधिकरणस्य, यह जो कोटेशन है यह कहाँ से मिला है, तो ये मुहर राजघाट से प्राप्त हुई है। क्या इस पे दिया गया दोस्तों, वाराणस्य स्थानाधिकरणस्य, यह कहाँ से मिला है मुहर दोस्तों, इस शिलिंग की प्राप्ति कहाँ से हुई है, ये हुई आपके राजघाट से। वहीं पर दोस्तों यदि हम कल्चरल सिग्निफिकेंस की बात करें तो कुल यहाँ पर हमको 6 लेयर्स में यहाँ पर कल्चरल सिग्निफिकेंस देखने को मिलते हैं राजघाट से। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। कुल कितने यहाँ पे कल्चरल सिग्निफिकेंस के डिपोजिशन लेयर हैं, कुल हमको 6 लेयर यहाँ पे देखने को मिलते हैं, 6 डिपॉजिट हैं यहाँ पे कल्चरल सिग्निफिकेंस के।
वहीं पर बात करें दोस्तों अगले आर्कियोलॉजिकल साइट की, विच इज कौसाम्बी। कौसाम्बी बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट है जो कि यूपी के इलाहाबाद में स्थित है, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद, जो कि वर्तमान में इट इज पॉपुलरली नोन एज प्रयागराज। पहले ये इलाहाबाद था एंड इट्स नेम इज चेंज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ऑफ यूपी एंड इट इज नाउ प्रयागराज। और सबसे दूसरी बात पूछा जाता है कि देखिए आपके कई सारे पुरातात्विक स्थल जो हैं किसी न किसी नदी के किनारे बसे हुए हैं, तो कई सारे क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि कौन सा पुरातात्विक स्थल किस नदी के किनारे बसा हुआ है, आपको मैचिंग के लिए दे देता है। तो इस चीज को ध्यान में रखना है। तो यदि हम बात करें मैचिंग की, तो भैया जो कौसाम्बी है यमुना नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। और ये भी ध्यान में रखिएगा, अब जो थोड़ा सा आपके एग्जाम का पैटर्न है थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया है। अब कौन सा आर्कियोलॉजिकल साइट किस नदी के किस किनारे बसा हुआ है, दाएं बसा है कि बाएं बसा है, ये भी पूछा जाता है। तो आप ये भी यदि कहीं आपको मिल सकता है, यदि आप खोज सकते हो, तो इसको आप लोग राइट डाउन कर लीजिएगा, इसको भी आप लोग मेमोराइज करते हुए चलिएगा। तो कौसाम्बी यमुना नदी के बाएं तट पर स्थित है। दूसरा कि भैया ये जो उत्खनन किया गया कौसाम्बी का, ये पहला उत्खनन किया गया है इनके 1861 में कनिंघम के द्वारा। कनिंघम के द्वारा दोस्तों क्या किया गया है, 1861 में पहला उत्खनन कौसाम्बी में देखने को मिलता है। और दूसरा एएसआई के संरक्षण में, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के संरक्षण में एनजी मजुमदार ने 1936 टू 1937 के बीच में यहाँ पर क्या किया है। ठीक है, तो इस चीज को भी आप ध्यान में रखेंगे। फर्स्टली इट इज एक्सकेवेटेड बाय ई कनिंघम इन 1861 and secondly it is excavated by ASI in the directorship of ASI and NG Majumdar in 1936 to 1937। वहीं पर बात करें दोस्तों मेजर फाइंडिंग्स क्या क्या हुई हैं कौसाम्बी से, तो मेजर फाइंडिंग्स जो है दोस्तों, यहाँ से हमको अशोक स्तंभ क्षेत्र मिला है, राजा अशोक के स्तंभ क्षेत्र मिले हैं। यहाँ पे हमको घोषिता राम विहार, आपके एग्जाम में आया हुआ है कि भाई घोषिता राम विहार जो है ये हमको कहाँ पे देखने को मिलता है, तो घोषिता राम विहार की प्राप्ति हुई हमको कौसाम्बी में। घोषिता ये किसने बनवाया था घोषिता राम विहार, तो ये घोषित नाम का जो सेठी था, व्यापारी था दोस्तों, उसे घोषिता राम विहार बनवाया था। यहाँ पे हमको सुरक्षा प्राचीर मिलती है, सेन चिति का उल्लेख मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में भी आया है कि जो भाई सेन चिति है, सेन चिति का प्रमाण या फिर प्राप्ति किस पुरातात्विक स्थल से किया गया है भाई, तो सेन चिति की प्राप्ति की गई है आपके कौसाम्बी से। वहीं पर हमें कौसाम्बी से राजप्रसाद का भी उल्लेख मिलता है। किसका मिलता है, राजप्रसाद का भी उल्लेख मिलता है। और बात करें दोस्तों तो हमको यहाँ पर कुल 4 कल्चरल सिग्निफिकेंस देखने को मिलते हैं, जिसके फर्स्ट कल्चरल सिग्निफिकेंस में हमको RW अर्थात रेड वेयर और BRW अर्थात ब्लैक एंड रेड वेयर की जानकारी मिलती है। वहीं पर दोस्तों जो इसका सेकेंड कल्चरल सिग्निफिकेंस है, सेकेंड कल्चरल सिग्निफिकेंस है दोस्तों हमको PGW अर्थात पेंटेड ग्रे वेयर एंड BRW अर्थात आपके ब्लैक एंड रेड वेयर की जानकारी मिलती है। जो दोस्तों आपका तृतीय चरण है, थर्ड कल्चरल सिग्निफिकेंस है दोस्तों, वहां से हमको NBPW अर्थात नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर की चीजें मिलती हैं। तो आपके एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है। नाउ द टाइम टू टाइम आपके एग्जाम जो है टफ होते जा रहे हैं, टफ एंड ट्विस्टेड दोनों हैं। तो कहां से कौन सा क्वेश्चन पूछेगा, इट इज नॉट क्लियर, नॉट मेंशन। तो भाई ये भी पूछ सकता है आपके एग्जाम में कि जो कौसाम्बी आर्कियोलॉजिकल साइट है उसके किस सांस्कृतिक अनुक्रम से हमको NBPW के प्रमाण मिलते हैं। तो यू हैव टू मस्ट मेमोराइज इट कि वो थर्ड कल्चरल सिग्निफिकेंस है जहां से हमको NBPW का प्रमाण देखने को मिलता है। वहीं पर दोस्तों जो इसका फोर्थ कल्चरल सिग्निफिकेंस है, फोर्थ जो डिपॉजिट है इसका कल्चर का, वहां से हमको RW रेड वेयर का ही कार्य प्रमाण मिलता है और न ही हमको दोस्तों यहाँ से NBPW का कोई भी कल्चरल सिग्निफिकेंस हमको नहीं मिलता। NBPW यहाँ पे टोटली एब्सेंट है। तो आपको इन सभी चीजों को ध्यान में रखना होगा। और आज की जो लास्ट की आर्कियोलॉजिकल साइट है वो है आपकी हस्तिनापुर आर्कियोलॉजिकल साइट। हमने पहले ही बताया था कि हस्तिनापुर इज एक्सकेवेटेड बाय BB लाल सर इन 1952। ठीक है, 1950-1952 के बीच में हस्तिनापुर का उत्खनन BB लाल सर के द्वारा किया गया, पहला पॉइंट। और ये हस्तिनापुर स्थित कहाँ पे है, तो उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में दोस्तों ये आपका उत्खनन हस्तिनापुर स्थित है।
अब देखिए, इस हस्तिनापुर के 5 टीलों के उत्खनन से हमको 5 काल की संस्कृति संस्कृति प्रकाश में आए हैं। हस्तिनापुर से 5 कल्चरल डिपॉजिट वाला ये आपका कल्चर है हस्तिनापुर का, ठीक है। जहां से हमको दोस्तों ओसीपी, ऑकर्ड पॉलिश्ड वेयर जो है दोस्तों, कलर पॉटरी जो है ऑकर्ड कलर पॉटरी वो मिलता है, पीजीडब्ल्यू पेंटेड ग्रे वेयर की जानकारी मिलती है, एनबीपीडब्ल्यू नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर की जानकारी मिलती है, लेट एनबीपीडब्ल्यू भी दोस्तों कई सारे फेजेस में बटे हुए हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिजाइंस एंड मेथोडोलॉजी ऑफ क्रिएटिंग द एनबीपीडब्ल्यू, वो भी कई सारे फैक्ट में बटे हुए हैं। सो पहले एनबीपीडब्ल्यू, फिर लेट एनबीपीडब्ल्यू, लास्ट में हमको मिडाइवल पीरियड का सिग्निफिकेंस या फिर कह लें एविडेंस हमको हस्तिनापुर से देखने को मिलता है। तो टोटली 5 कल्चरल डिपॉजिट आपके हस्तिनापुर में मिले। पहला ओसीपी, दूसरा पीजीडब्ल्यू, तीसरा एनबीपीडब्ल्यू, चौथा लेट एनबीपीडब्ल्यू और चौथा मिडाइवल पीरियड का अर्थात मध्यकाल का। तो हमने इस प्रकार से कुल इंपॉर्टेंट कुछ आर्कियोलॉजिकल साइट की ब्रीफिंग में चर्चा की, ब्रीफ वे में संक्षिप्त जानकारी ली। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसे ही वीडियोस के लिए दोस्तों हमारे चैनल पर बने रहिए। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी जरूर करिएगा और अपने आसपास जो भी दोस्तों आर्कियोलॉजी की क्लास करना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, उनको भी जरूर जोड़िएगा। दोस्तों मिलते हैं ऐसी अपडेट और इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।